हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी विषय या किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उसमें निहित यानी कि उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के जो अर्थ हैं वो भली भांति उनके अर्थ हमें मालूम हो, उनके भावार्थ हम अच्छी तरह से जानते हों। तभी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी विषय को आसानी से समझना या किसी भी भाषा में निहित कोई भी बात हम आसानी से यदि उनके अर्थ शब्दों के अर्थ को जानते हैं तो समझ सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं समय समय पर हम लोग हिंदी भाषा के कठिन शब्दों के अर्थ पर को विषय में चर्चा करते रहते हैं और इसी श्रृंखला में हमने अपने पिछले अध्यायों में संसद यानी कि पार्लियामेंट में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों के अर्थ भी जाने थे और साथ ही साथ हमने उनके भावार्थ पर चर्चा की थी। इसी प्रकार राजस्व शब्दावली और राज्य में प्रयोग होने वाले कठिन शब्दों के अर्थ और उनके भावार्थ पर भी हमने चर्चा की थी। पिछले अध्याय में हमने जाने थे देश की इकोनॉमी यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में प्रयोग होने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और भावार्थ। इसी प्रकार आज भी हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और जानेंगे जो हमारे भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक शब्दावली है, अर्थव्यवस्था में प्रयोग होने वाले कठिन शब्द हैं जिनकी वजह से कई बार हमें कोई विषय समझ नहीं आ पाता। उन्हीं शब्दों के अर्थ और भावार्थ पर हम आज के अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय आर्थिक शब्दावली। आज का मेरा पहला शब्द है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। दोस्तों, ये क्या है? यह विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने तथा विद्युत अपव्यय यानी कि बिजली के बेकार के खर्चे को रोकने के लिए उपाय करने वाली एक संस्था है। उत्पादन फलन क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु का उत्पादन, उत्पादन के साधनों, पूंजी, श्रम, तकनीकी भूमि, उद्यमी के प्रयोग का परिणाम होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। और फिर इन साधनों की जो मात्रा के बीच तकनीकी फल देने वाला संबंध होता है वही कहलाता है उत्पादन फलन। एंजल वक्र क्या है दोस्तों? जर्मनी के सांख्यिकी विद्वान एंजल द्वारा अन्य आय तथा उपभोग के बीच के संबंध दर्शाने के लिए एक वक्र का निर्माण किया गया है। इसके अनुसार हमारी जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे व्यक्ति भोजन पर होने वाला जो व्यय है उसके प्रतिशत में कमी आ जाती है। उसी को हम कहते हैं एंजल वक्र। चलिए दोस्तों, अगला शब्द है हमारा एमोर्टाइजेशन। इसके तहत किसी ऋण के निर्धारित ब्याज का पूर्ण भुगतान किया जाता है। एम्बार्गो क्या होता है? कोई देश या कुछ देश मिलकर किसी विशेष देश के साथ कुछ या फिर संपूर्ण व्यापार बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उस देश के जहाजों को वो अपनी सीमा में प्रवेश करने से भी रोक लगा देते हैं। एंकर बॉक्स यानी कि किसी देश द्वारा अपने किसानों को कृषि के क्षेत्र में प्रति बिजली उर्वरक, कीटनाशक आदि प्रदान करना। इसे क्या होता है? व्यापार में विसंगति उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं एंकर बॉक्स। एकाधिकार यानी कि वैसी स्थिति जब किसी वस्तु का बाजार में कोई विकल्प नहीं होता है, सिर्फ एक पर ही उसका एक ही चीज होती है और उसी पर उसका अधिकार आ जाता है। एडवांस डिक्लाइन यानी कि किसी खास अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि वाले शेयर एवं कम मूल्य वाले शेयरों की जो संख्या का अनुपात होता है वह कहलाता है एडवांस डिक्लाइन। कॉल मनी क्या है? कोई भी कंपनी शेयर जारी करते समय शेयर आवेदनकर्ता से शेयर का मूल्य जब वो आवेदन पत्र भरता है उसी के साथ प्राप्त कर लेती है और जो बाकी की राशि बच जाती है वह राशि वह शेयर धारक से एक निश्चित तिथि तक कई किस्तों में लेती रहती है, उसे कहते हैं कॉल मनी। कर प्रतिकर एक प्रकार का दोहरा कर है जो किसी वस्तु के किसी कर के कारण बढ़े हुए कुल मूल्य पर लगाया जाता है। कृषि बैंक क्या है दोस्तों? कृषि कार्य के लिए वित्त व्यवस्था करने वाला बैंक ही कृषि बैंक कहलाता है। काला धन किसे कहते हैं? सही या गलत तरीके से अर्जित किया हुआ वह धन जिसका लेखांकन नहीं होता, वही जिस पर फिर कर भी नहीं दिया जाता, वही धन काला धन कहलाता है। कार्बन कर ये क्या है? इसके तहत उन ऊर्जा स्रोतों पर कर लगाया जाता है जो कि वायुमंडल में
कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करके वैश्विक तपन को बढ़ावा देते हैं। कार्बन गहन क्या है? कार्बन गहन समृद्धि यह अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि के लिए उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बीच आनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है। कर्ब ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर मार्केट होती है, इसके बाहर के प्रतिभूतियों की अवैध खरीद फरोख्त जो होती है वह कर्ब ट्रेडिंग कहलाती है। कार्टेल एक समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली दो फर्मों के बीच मूल्य बढ़ाकर, जब एक जैसी चीज दो फर्म बना रही है लेकिन एक फर्म उसमें मूल्य बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमाती है और इसके बीच जो समझौता होता है वही कार्टेल कहलाता है। कागजी सोना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि के लिए अपने सदस्य देशों की जमा परिसंपत्तियों की माप के आधार पर आनुपातिक रूप से भारांश का वितरण, जो कि सिर्फ मात्र खातों में लिखा गया होता है, खरीद फरोख्त नहीं होती, सिर्फ खातों में लिखा जाता है, उसी को कागजी सोना कहा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि वर्ष के अंत में विक्रय से जब माल बच जाता है वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। काला बाजार क्या है? जमाखोरी द्वारा बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करना, फिर उससे क्या होता है, सामान जमा कर करके अपने पास रख लेते हैं स्टॉक मार्केट से, फिर मार्केट में जब उस चीज की कमी हो जाती है, वो महंगी हो जाती है, फिर क्या होता है, उससे उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और लोग खरीदेंगे और ऐसे में वो उसको वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाकर ज्यादा लाभ कमाते हैं, उसी को कहते हैं काला बाजार। क्रेता बाजार वह स्थिति जब बाजार में मांग की तुलना में, यानी कि जितनी मांग है उसकी तुलना में पूर्ति ज्यादा होती है, उसमें क्रेता यानी कि खरीदने वालों को लाभ अधिक होता है, वही क्रेता बाजार कहलाता है। गैर शुल्क बाधाएं ये क्या है? सरकार द्वारा आयात शुल्क से अलग लगाया जाने वाला आयात प्रतिबंध कहलाता है गैर शुल्क बाधाएं। गिनी गुणांक क्या है? यह आय में पाई जाने वाली असमानताओं की कोटि की माप करता है और इसका जो माप है वो 0 और 1 के बीच में होता है। अब हम जानते हैं ग्रेशम का नियम। इस नियम के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में यदि एक साथ अच्छी और बुरी दोनों मुद्रा प्रचलन में हो जाती हैं, तब बुरी मुद्रा होती है वह अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। गुणात्मक माल शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जो अर्थव्यवस्था को दक्षता के उच्चतम स्थान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं, वह कहलाता है गुणात्मक माल। घाटे की वित्त व्यवस्था यानी कि सरकार का व्यय राजस्व से जब अधिक होता है तब घाटे की पूर्ति के लिए सरकार मुद्रा छापती है, वह कहलाती है घाटे की वित्त व्यवस्था। चौथी दुनिया कौन सी है? अफ्रीका एवं एशिया के वे देश जहां नगण्य औद्योगिक उत्पादन में आधारभूत संरचना की कमी, आय एवं शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, ये देश हमेशा विदेशी सहायता और ऋण पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के जो देश होते हैं वो काफी आर्थिक रूप से काफी कमजोर देश होते हैं, इन्हीं देशों को चौथी दुनिया कहा जाता है। चेक कलेक्शन इसके तहत चेक को शहर के बाहर किसी अन्य स्थान पर भुगतान के लिए भेजा जाता है और फिर बैंक इसके लिए ग्राहक से जो भी उसका खर्चा होता है, यानी कि डाक से संबंधित खर्चा और जो कमीशन उसका बनता है वह लेता है। जोखिम पूंजी ऐसे छोटे एवं नए संस्थान में पूंजी निवेश करना जहां पर अधिक जोखिम होता है। टॉबिन टैक्स कौन सा है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स टॉबिन ने पर्याप्त संसाधन सृजन के लिए 1978 ईस्वी में विदेशी मुद्रा के समस्त लेन देन पर कर लगाने का जो सुझाव दिया था वही टॉबिन टैक्स कहलाता है। अब हम जानते हैं टैक्स हेवंस वह देश और जहां विदेशी निवेशकों से बहुत कम दर पर आय कर और निगम कर वसूल किया जाता है और जिसका उद्देश्य विदेशी पूंजी को आकर्षित करना होता है, वह टैक्स हेवंस कहलाता है। अब हम जानते हैं ये टपकन सिद्धांत वह सिद्धांत जिसके तहत उच्च आर्थिक विकास लाभ से छन कर समाज में निचले पायदान पर बैठे लोगों तक भी सामान पहुंच जाता है, सामान जो भी चीज है वो पहुंच सके।
निम्न संतुलन फंदा, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्रति व्यक्ति आय अत्यंत ही कम और जनसंख्या की वृद्धि, यानी कि जनसंख्या बहुत होती है लेकिन प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, इसलिए ऐसे देश हमेशा कम आय स्तर पर संतुलन की स्थिति में रहते हैं। उसे कहते हैं निम्न संतुलन फंदा। निवेशक की सीमांत उत्पादकता, यानी कि प्रतिफल की वह प्रत्याशित दर है जो किसी पूंजी परिसंपत्ति पर दिए गए निर्देशों से ब्याज दर को छोड़कर सभी लागतें पूरी करने के बाद प्राप्त होती हैं। नेट बैंकिंग क्या है दोस्तों? इंटरनेट एवं कंप्यूटर की सहायता से जब हम घर बैठे बैंक के सभी कार्य करते हैं वह कहलाती है नेट बैंकिंग। नकद साख खाता, इसमें खाताधारी को बैंक निश्चित मात्रा तक ऋण प्रदान करता है। परिणात्मक प्रतिबंध, यानी कि आंतरिक उद्योगों के संरक्षण और भुगतान शेष के घाटे को कम करने के लिए देश में आयात होने वाली वस्तुओं की जो मात्रा है उसको निश्चित करना ही परिणात्मक प्रतिबंध कहलाता है। प्रतिष्ठान, ऐसे उद्यम जिनमें वर्ष की अधिकांश अवधि में पारिश्रमिक पाने वाला श्रमिक अवश्य कार्य करता है। पूंजी उत्पाद अनुपात, ये क्या है? एक इकाई उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यक मात्रा लगानी पड़ती है, उसी को हम पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाने देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और उनके भावार्थ। दोस्तों, इसी प्रकार हिंदी भाषा में किसी भी भाषा में होते हैं, हिंदी में तो स्पेशली नहीं, लेकिन हम हिंदी भाषा की बात करेंगे। हिंदी भाषा में अनेकों अनगिनत शब्द हैं जिनके अर्थ जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कितने शब्दों के अर्थ पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर भी हिंदी भाषा के शब्द हैं वो रोज नए नए शब्द हमें मिलते रहते हैं और उनके अर्थ मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुँचा सकूँ। इसी श्रृंखला को हम अपने आगे के अध्यायों में जारी रखेंगे और समय समय पर जानते रहेंगे हिंदी भाषा में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ, चाहे वह किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय के साहित्य से संबंधित हो, हिंदी विषय के व्याकरण से संबंधित शब्द हो, उनके अर्थ पर हम अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।